अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। In the previous two lectures, we have studied the concept of money, definition of money, measurement of money. Furthermore, we have also studied the concept of money demand, money supply, and with the help of money demand and supply, we have measured the you can say that interest rate by equating money demand and money supply. We have also studied the quantity theory of money in the previous two lectures. मनी सप्लाई, मनी डिमांड, मनी के साथ इन्फ्लेशन को ट्रैक किया जाता है। तो इन्फ्लेशन बेसिकली हम जो है वेरी आफ्टर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की डिस्टर्बेंसेस की वजह से इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम जो है वो जनरेट होती है। So today we are going to start the next topic, that is aggregate demand. माइक्रोइकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड को स्टडी किया जाता है। दिस इज एग्रीगेट डिमांड, पूरी इकोनॉमी की डिमांड है, मींस रियल जीडीपी। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व basically shows the amount of real GDP that buyers collectively desire to purchase at each possible price. Aggregate demand curve simply shows the relationship between the price level and real GDP demanded by the economy, and found that there is an inverse relationship between the price level and real GDP demanded by the economy. एग्रीगेट डिमांड कर्व बेसिकली दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है। फर्स्ट वन इज द प्राइस लेवल एंड सेकंड वन इज रियल जीडीपी डिमांडेड बाय द इकोनॉमी। इन दो वेरिएबल्स के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। You can say that higher price level is associated with the lower real GDP demanded by the economy, and lower price level is associated with the higher real GDP demanded by the economy. मतलब अगर प्राइस लेवल हाई है तो रियल जीडीपी जो डिमांड की जा रही है वो कम होगी, और अगर प्राइस लेवल कम है तो ये जो रियल जीडीपी डिमांड की जा रही है वो ज्यादा होगी। इस प्राइस लेवल से मुराद किसी एक कमोडिटी का, किसी एक सेक्टर का प्राइस लेवल नहीं है, ये ओवरऑल प्राइस लेवल है ऑफ द इकोनॉमी। और जो नीचे रियल जीडीपी है, ऑब्वियसली जीडीपी की डेफिनेशन ही यही है कि प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। So aggregate demand curve shows the inverse relationship between the price level and real GDP demanded by the economy. Now question arises here is that why aggregate demand curve is slope negatively? कि ये जो aggregate demand curve है ये negatively sloped क्यों है? आपने शायद इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होता है उसके नेगेटिवली स्लोप की रीजन पढ़ी हो तो वो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। जबकि एग्रीगेट डिमांड कर्व क्यों नेगेटिवली स्लोप्ड है, ये तीन इफेक्ट के जरिए एक्सप्लेन किया जाएगा। एग्रीगेट डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों है, ये क्वेश्चन का मतलब है कि प्राइस लेवल में और रियल जीडीपी डिमांडेड बाय द इकोनॉमी में नेगेटिव रिलेशनशिप क्यों है। It can be explained with the help of three effects. First one is real balance effect, second one is interest rate effect, and third one is foreign purchase effect. इन तीन इफेक्ट के जरिए इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया जाएगा। फर्स्ट वन इज रियल बैलेंस इफेक्ट। रियल बैलेंस इफेक्ट बेसिकली एक्सप्लेन करेगा कि किस तरीके से जो है एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है, या किस तरीके से जो है वो प्राइस लेवल का रियल जीडीपी के साथ जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। लेट्स सपोज देयर इज अ राइज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल। प्राइस लेवल में इजाफा होता है, इट विल रिड्यूस द रियल वैल्यू ऑफ मनी। देखिए प्राइस लेवल में इजाफा होने से क्या होता है
इट विल रिड्यूस द रियल वैल्यू ऑफ मनी। मतलब कोई कमोडिटी 100 रुपए की थी वो 120 की हो जाती है। इट मीन आपको वो सेम कमोडिटी परचेज करने के लिए पहले से ज्यादा पैसे चाहिए। इट मीन योर रियल वैल्यू ऑफ मनी इज गोइंग टू डिक्लाइन, so your purchasing power will also decline. Public becomes poor in real terms. पब्लिक जो है वो पुअर होगी रियल टर्म्स में, नॉमिनल टर्म्स में नहीं। मतलब मेरी पॉकेट में 10,000 है, वो 10,000 ही देंगे। नॉमिनल टर्म्स में प्राइस लेवल में इजाफा हुआ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, 10,000 है मेरी पॉकेट में, 10,000 ही देंगे, लेकिन उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तो पब्लिक बिकम पुअर इन रियल टर्म्स। नॉमिनल टर्म्स में वो 10,000 ही मौजूद है, लेकिन उन 10,000 की परचेजिंग पावर कम हो गई है, उनकी रियल वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन कर गई है। इस वजह से हमारा स्पेंडिंग डिक्लाइन कर जाएगा, जिससे रियल जीडीपी डिक्लाइन कर जाएगी। तो प्राइस लेवल के बढ़ने से रियल जीडीपी जो है वो डिक्लाइन कर गई। सो दिस नेगेटिव रिलेशनशिप इज एक्सप्लेन्ड थ्रू रियल बैलेंस इफेक्ट। दोबारा बोलता हूँ कि अगर प्राइस लेवल में इजाफा होता है तो इट विल रिड्यूस द रियल वैल्यू ऑफ मनी, so your purchasing power going to decline, public becomes poor in real terms, so your spending decline and your GDP जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी। इस तरह प्राइस लेवल के बढ़ने से जीडीपी जो है वो डिक्लाइन होगी, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू फॉर दिस। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप हमने एक्सप्लेन किया थ्रू रियल बैलेंस इफेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द नेगेटिवली स्लोप्ड ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व थ्रू इंटरेस्ट रेट इफेक्ट। लेट्स सपोज देयर इज अ राइज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल, प्राइस लेवल में इजाफा होता है, so we need more money to buy goods and services, business needs more money to invest। अगर प्राइस लेवल में इजाफा होता है तो हमें ज्यादा पैसे चाहिए होंगे बाइंग सेलिंग के लिए। इट मींस मनी डिमांड में इजाफा हो जाएगा। इट मींस प्राइस लेवल में इजाफा होने से डिमांड फॉर मनी में इजाफा होगा, हम बैंक जाएंगे पैसे निकलवाने हैं और चीजें महंगी हो गई हैं। तो प्राइस लेवल में इजाफा होने से मनी डिमांड में इजाफा होगा, मनी डिमांड में इजाफा होने से इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो जाएगा। देखिए जिस तरह किसी कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, किसी मोबाइल फोन की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। इसी तरह जब मनी की डिमांड बढ़ेगी तो मनी की प्राइस बढ़ जाएगी, जो कि मनी की प्राइस वो है इंटरेस्ट रेट। तो मनी डिमांड में इजाफा होने से इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो जाएगा। हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं कि मनी डिमांड मनी सप्लाई दोनों के म्यूचुअल कॉपरेशन से हमने इंटरेस्ट रेट को डिटरमिन किया था। आप उधर अगर मनी डिमांड में इजाफा करते हैं, मनी डिमांड का जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, तो उससे इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा। मनी डिमांड में इजाफा होने से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो रियल जीडीपी कम होगी। सो प्राइस लेवल के बढ़ने से रियल जीडीपी जो है वो डिक्लाइन हो गई है थ्रू इंटरेस्ट रेट इफेक्ट। सो एग्रीगेट डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप, ये एक्सप्लेन किया हमने थ्रू इंटरेस्ट रेट इफेक्ट। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? कहीं ड्यूरिंग लेक्चर आपको कोई चीज समझ नहीं आती, आप मुझे स्टॉप करके जो है ना वो पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे आपके फेसेस जो है वो नजर नहीं आ रहे होते हैं ना। क्लास में तो फेसेस नजर आ रहे होते हैं, तो किसी का रंगूड़ा हो तो मैं पूछ लेता हूँ, अभी आपको कोई समझ नहीं आ रही प्रॉब्लम है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आपको कोई चीज अगर समझ नहीं आ रही है, मुझे ड्यूरिंग लेक्चर ड्रॉप कर भी जो है ना वो पूछ सकते हैं। सुन रहे हैं आप सब लोग? सो रहे हैं? जी सर जी सर सुन रहे हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो जी सर आ रही है आवाज आपकी। जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? कोई बोलेगा? जी सर जी सर आ रही है आवाज आपकी। आपकी। गुलाम फातिमा, फाइजा शदादी, इफरा सजाद, बेटा जाग रहे हैं आप लोग? जी सर जाग रहे हेलो हैं। जी सर आ रही है आपकी आवाज, समझ भी आ रही है। जी, आप लोगों को आवाज आ रही है बेटा? जी सर आ रही है। ठीक है, यस सर आवाज आ रही है। पीछे लेक्चर की भी आई है सारी? यस जी सर सर आ जी रही है। सर। ओके ऑलराइट।
third effect that explained why aggregate demand curve is negatively sloped with foreign purchase effect. Let's suppose there is a rise in the overall price level, so countries exports become more expensive. जब ओवरऑल प्राइस लेवल में इजाफा हुआ है कंट्री के, तो ऑब्वियसली जो हम एक्सपोर्ट कमोडिटीज कर रहे हैं उनकी प्राइस भी बढ़ जाएगी, तो एक्सपोर्ट्स हमारी डिक्लाइन हो जाएंगी। और इसके साथ में ऐसा भी हो सकता है कि हमारी प्रोडक्ट्स महंगी होने की वजह से हम इंपोर्ट्स को प्रेफर करना शुरू कर दें। अगर इंपोर्ट्स हमें सस्ती मिल रही हो, हम इंपोर्ट्स को प्रेफर करना शुरू कर दें, तो इंपोर्ट्स हमारी इंक्रीज कर जाएंगी। जैसे आप शायद मार्केट में जाते हो, छोटी छोटी चीजें आजकल परफ्यूम है, या आप कह लें ये टिश्यू पेपर्स हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें आप देखें तो वो हम मोस्टली जो है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस जो है वो एक्सपेंसिव हैं, और जो चाइना की, मलेशिया की, इन कंट्रीज की अवेलेबल है मार्केट में वो सस्ती हैं, तो हम इंपोर्ट्स को प्रेफर कर लेते हैं। तो कंट्री का प्राइस लेवल बढ़ने की वजह से हमारा एक्सपोर्ट्स आइटम जो है वो भी महंगी हो जाएंगी, एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर जाएंगी, और दूसरी तरफ इंपोर्ट्स सस्ती होंगी हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के मुकाबले में, तो इंपोर्ट्स इंक्रीज भी हो सकती हैं। तो दोनों वे से जो है वो नेट एक्सपोर्ट जो है ट्रेड बैलेंस यानी कि नेट एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन कर जाएगा। ये फोर्थ डिटर्मिनेंट है जीडीपी का, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। तो एन एक्स डिक्लाइन कर जाएगा, एन एक्स के डिक्लाइन करने से रियल जीडीपी आपकी डिक्लाइन कर जाएगी। तो प्राइस लेवल के बढ़ने से रियल जीडीपी डिक्लाइन करेगी, तो ये हमने एक्सप्लेन किया थ्रू फॉरेन परचेज इफेक्ट। So these are the three reasons that explains the negative relationship between the price level and real GDP demanded by the economy. ये लेक्चर का सोर्स है बुक ऑफ इकोनॉमिक्स बाय मैकॉनल, ब्रू एंड फ्लाइंट, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नो सर। नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। हम आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड की तरफ। चेंजेस इन एग्रीगेट डिमांड, बेसिकली एग्रीगेट डिमांड कर्व में दो तरह की चेंजेस हो सकती हैं, एक है प्राइस लेवल की वजह से और दूसरा है अदर फैक्टर्स की वजह से। अदर फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स। अदर फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स, प्राइस लेवल की जो वजह से जो चेंज आएगी तो वो अलोंग विद द एग्रीगेट डिमांड कर्व की होगी, जो ऑलरेडी हम एग्रीगेट डिमांड कर्व ड्रा कर चुके हैं उसी के साथ मूवमेंट होगी। और अगर अदर फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स की वजह से एग्रीगेट डिमांड में चेंज आती है तो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। इंक्रीज होने की सूरत में राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा और डिक्रीज होने की सूरत में लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंक्रीज होने की सूरत में राइटवर्ड और डिक्रीज होने की सूरत में लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। अब यहाँ पे एक डॉटेड लाइन भी मौजूद है, अगर आप स्क्रीन पर देखें। बेसिकली ये डॉटेड लाइन ये जाहिर करती है कि लेट्स सपोज किसी एक वेरिएबल में इजाफा हुआ है, डिटर्मिनेंट में, इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट में इजाफा होने से जीडीपी में कितना इजाफा होगा। तो जो मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है वो ये कहता है कि अगर इन्वेस्टमेंट में इजाफा होता है तो उससे कई गुना ज्यादा जीडीपी में इजाफा हो जाता है, और अगर इन्वेस्टमेंट में कमी आती है तो जीडीपी में कई गुना ज्यादा कमी आ जाती है। बेसिकली ये कितने गुना ज्यादा या कितने गुना कम, इसको मल्टीप्लायर कहते हैं। और मल्टीप्लायर का फार्मूला है 1/1 माइनस सर मल्टीप्लायर एक दफा दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। मल्टीप्लायर इज इक्वल टू
चेंज इन रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन स्पेंडिंग वेरिएबल। स्पेंडिंग वेरिएबल मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, चेंज इन नेट एक्सपोर्ट, चेंज इन कंजम्पशन, ये स्पेंडिंग वेरिएबल हैं चारों। मल्टीप्लायर इज इक्वल टू मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू, मैं मल्टीप्लायर के भी हैंडआउट साथ पे शेयर कर दूंगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इन जीडीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से जीडीपी में कितनी चेंज आती है, इट विल बी मेजर्ड बाय द मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और इसका दूसरा फार्मूला है 1/1 माइनस एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इस तरीके से भी आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज आने से आपकी कंजम्पशन में कितनी चेंज आती है, इट विल बी मेजर्ड बाय द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हम कंजम्पशन वाले में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपकी अगर इन्वेस्टमेंट में 5 बिलियन का इजाफा हुआ है, तो ये डॉटेड लाइन 5 बिलियन को जाहिर कर रही है। लेकिन उसकी वजह से जीडीपी में कितना इजाफा हुआ है ये डिपेंड करता है मल्टीप्लायर की वैल्यू पे। ये डिपेंड करता है मल्टीप्लायर की, मतलब जितना इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ है उतना ही रियल जीडीपी में इजाफा नहीं होगा, बल्कि वो मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई होगा। तो लेट्स सपोज एमपीसी जो है वो है 0.75। लेट्स सपोज फर्ज किया है क्योंकि एमपीसी की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होती है। तो लेट्स सपोज के एमपीसी जो है वो 0.75 है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लायर होगा 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस एमपीसी, और एमपीसी है 0.75, तो ये वैल्यू आ गई टोटल 4, तो एमपीसी हो गया 4। तो 4 मल्टीप्लाई होगा चेंज इन इन्वेस्टमेंट से, और जितना आंसर आएगा वो जीडीपी में जो है वो इजाफा होगा। तो इसलिए ये डॉटेड लाइन ये एक्सप्लेन कर रही है। हाउएवर एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की सूरत में राइटवर्ड कर्व शिफ्ट होगा, डिक्रीज होने की सूरत में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। जो मैंने एग्जांपल दिया ये सारी इधर मेंशन है, आप अगर आपको समझ नहीं आई तो आप दोबारा पढ़ लीजिएगा। ये एग्जांपल जो मैंने दिया है ये यहाँ पे मेंशन है, ये फॉर्मूला भी आपके सामने मेंशन है। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला अगर इसको निकालना हो तो वो होगा इंक्रीज इन रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो रियल जीडीपी में जो इजाफा होगा अगर उसके लिए सोल्व करते हैं तो मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई बाय इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में मैंने कहा कि 5 बिलियन का इजाफा हुआ है तो वो मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई होगा तो रियल जीडीपी में जो है वो इजाफा आ जाएगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के मैंने बताया 4 मेजर डिटर्मिनेंट है। फर्स्ट वन इज कंजम्पशन स्पेंडिंग, सेकंड वन इज इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, थर्ड वन इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड फोर्थ वन इज नेट एक्सपोर्ट। उनके आगे कुछ सब वेरिएबल्स हैं जो थ्रू मेजर वेरिएबल जो है एग्रीगेट डिमांड कर्व को अफेक्ट करते हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके से जो ये डिटर्मिनेंट हैं वो एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करते हैं और एग्रीगेट डिमांड कर्व को शिफ्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज कंजम्पशन स्पेंडिंग, ये बहुत इजी है, जरा थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। कंजम्पशन स्पेंडिंग में इजाफा होगा, एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होगा, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। कंजम्पशन स्पेंडिंग में कमी आएगी, एग्रीगेट डिमांड में कमी आएगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। कंज्यूमर वेल्थ, कंज्यूमर वेल्थ ज्यादा होगी तो कंजम्पशन भी ज्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड भी ज्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। कंज्यूमर वेल्थ कम होगी तो कंजम्पशन भी कम होगी, एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। इसी तरह सेकंड पॉइंट पे है कंजम्पशन के अंदर हाउस होल्ड बोरिंग, तो जितनी हाउस होल्ड बोरिंग ज्यादा करेंगे हम उतनी ही कंजम्पशन ज्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। और जितनी हाउस होल्ड बोरिंग कम होगी उतनी ही कंजम्पशन कम होगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, अगर कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारी फ्यूचर में इनकम बढ़ने वाली है तो हमारी कंजम्पशन बढ़ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। और इसी तरह अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में हमारी इनकम कम होने वाली है तो हमारा कंजम्पशन लेवल कम हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। पर्सनल टैक्सेस, जितने ज्यादा पर्सनल टैक्सेस होंगे उतनी ही हमारी डिस्पोजेबल इनकम कम होगी। डिस्पोजेबल इनकम होती है वाई डी से जाहिर करते हैं इसे,
income after paying taxes is called disposable income. Income after paying taxes is called disposable income. अगर आप इनकम में से टैक्सेस को माइनस कर देते हैं तो ये डिस्पोजेबल इनकम बन जाएगी। तो जितने ज्यादा टैक्सेस होंगे उतनी डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, उतनी कंजम्पशन कम होगी और उतनी ही एग्रीगेट डिमांड कम होगी। एग्रीगेट डिमांड का शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। और जितने टैक्सेस कम होंगे उतनी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी, उतनी ही कंजम्पशन ज्यादा होगी। एग्रीगेट डिमांड का शिफ्ट टू द राइट साइड। कंजम्पशन जो है वो डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करती है। सेकंड मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग increase the aggregate demand and aggregate demand curve will shift to the right side. Investment बढ़ेगी, aggregate demand भी बढ़ेगी, aggregate demand curve will shift to the right side. Investment कम होगी तो aggregate demand भी कम होगी, aggregate demand curve will shift to the left side. Real interest rate, ये रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो वाया इन्वेस्टमेंट जो है वो एग्रीगेट डिमांड कर्व को अफेक्ट करेगा। रियल इंटरेस्ट रेट में इजाफा होता है अगर, तो इन्वेस्टमेंट में कमी आ जाएगी। दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप है, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट में और इंटरेस्ट रेट में नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी। मैं इस नेगेटिव रिलेशनशिप को अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी कम है तो लोग ज्यादा बोरो करेंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसी तरह अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो मतलब कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी ज्यादा है तो लोग कम बोरो करेंगे और कम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट साइड। और इसी तरह अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। Expected return, more expected return, increase in investment spending। जितने रिटर्न आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एक ही बात है, जितने एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको ज्यादा नजर आ रहे होंगे उतनी ही ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। और अगर आपको लो एक्सपेक्टेड रिटर्न नजर आ रहे हैं तो उतनी ही इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग लो होगी। एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। Expected return may also be affected by the following variables. First one is expectations about future business conditions. अगर तो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस हैं अबाउट फ्यूचर बिजनेस कंडीशन, देन आपको रिटर्न भी अच्छे नजर आ रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट भी आप ज्यादा करेंगे, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। और अगर नेगेटिव एक्सपेक्टेशन नजर आ रही हैं अबाउट फ्यूचर बिजनेस कंडीशन तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। टेक्नोलॉजी, जितनी एडवांस, जितनी अपडेटेड टेक्नोलॉजी आप यूज करेंगे, जितनी इंप्रूव टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उतनी ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और उतना ही रिटर्न ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, जितनी आप एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उतनी ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और उतना ही आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, उतनी ही इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। और इसी तरह आप जितनी बैकवर्ड और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी, उतना ही रिटर्न कम मिलेगा, उतनी ही इन्वेस्टमेंट कम होगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। डिग्री ऑफ एक्सेस कैपेसिटी, अगर तो मार्केट में इन्वेंटरीज बहुत ज्यादा है, बल्क ऑफ इन्वेंटरीज, बल्क ऑफ स्टॉक पड़ा है, तो फिर न्यू इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कम होगा, कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। और अगर बल्क में नहीं पड़ा, एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी मौजूद है इन्वेस्टमेंट करने की, तो रिटर्न भी ज्यादा नजर आएंगे, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। बिजनेस टैक्सेस, जितने बिजनेस टैक्सेस कम होंगे उतना ही एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा होगा, उतनी ही इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। जैसे आप देख सकते हैं ग्वादर पोर्ट बनाया गया है, वहां पे उसको टैक्स फ्री जोन बनाया है, टैक्सेस कम से कम लगाए हैं ताकि जो है वो
लोगों को रिटर्न ज्यादा नजर आए, लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें और एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो। और इसी तरह अगर बिजनेस टैक्सेस ज्यादा होंगे तो रिटर्न कम नजर आएंगे, इन्वेस्टमेंट कम होगी, एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी। थर्ड मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। मोर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड का भी शिफ्ट टू द राइट साइड। जितनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा होगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है जैसे गवर्नमेंट ने स्कूल बनवा दिए, हॉस्पिटल बनवा दिए, सैलरीज आप लोगों को पे कर दी, ये सारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। जितनी स्पेंडिंग ज्यादा होगी एग्रीगेट डिमांड भी ज्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड का भी शिफ्ट टू द राइट साइड। जितनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगी एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी, एग्रीगेट डिमांड का भी शिफ्ट टू द राइट साइड। यहाँ पे मैं थोड़ा आप लोगों की तवज्जो हासिल करना चाहता हूँ। यहाँ पे मुझे बताएं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, जीडीपी मतलब बढ़ती है, तो फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग में हम इजाफा ही करते जाएं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो करती रहे और एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होता रहे, जीडीपी बढ़ती रहे, तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती? कोई बताएगा बेटा? जी बता सकते हैं आप में से कोई? सर इसलिए कि कुछ लोग टैक्स पे नहीं करते। टैक्स की तो अभी बात ही नहीं की हमने। सर टैक्स कलेक्ट होंगे तो गवर्नमेंट स्पेंड बिल्कुल करेगी। एग्जैक्टली सही है, टैक्स कलेक्ट होंगे तो ही गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी ना। ठीक है, टैक्सेस गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और आप पे स्पेंड करती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग तकरीबन पिछले 50 सालों से हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज ग्रेटर देन टैक्सेस। स्पेंडिंग ज्यादा करते हैं, टैक्सेस कम कलेक्ट करते हैं, मतलब हमारा बजट जो है वो डेफिसिट में होता है। व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज ग्रेटर देन टैक्सेस देन योर बजट इज डेफिसिट, इसको बजट डेफिसिट बोलते हैं। तो वो जो रिमेनिंग बैलेंस रह जाता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग उसे कहते हैं, वो हम कहां से करते हैं? मतलब इंटरनल लोन ले लेते हैं, सेंट्रल बैंक से लोन ले लेते हैं, न्यू करेंसी इशू कर लेते हैं। तो फिर न्यू करेंसी इशू करते हैं जाए जीडीपी बढ़ाते जाएं, ऐसा क्यों नहीं करते? बताएं भाई, थोड़ा सोचा करें हैं, नन्हे से दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाला करें, कुछ नहीं होता। नहीं आइडिया है, अच्छा चलें। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बेसिकली यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। बेसिकली गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने से उसका इफेक्ट जो है ये हम एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि बोरो कर लें, स्टेट बैंक से बोरो कर लें। जब वो बोरो करते हैं, गवर्नमेंट बोरो करती है, तो मनी डिमांड में इजाफा होगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट इज अनदर मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो जीडीपी का एक वेरिएबल बढ़ाने से दूसरा वेरिएबल कम हो गया, दिस इज क्राउडिंग आउट इफेक्ट, दिस इज क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो इसलिए हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज इसका इफेक्ट क्राउड आउट हो जाता है। मतलब क्राउड आउट हो जाता है मतलब इसके एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल डाउन चला गया, तो हमें तो कोई जीडीपी को तो कोई फायदा ना होगा। दिस इज नेम्ड एज अ क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्लियर है बेटा पॉइंट? फोर्थ डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज नेट एक्सपोर्ट स्पेंडिंग। नेट एक्सपोर्ट एनएक्स, फोर्थ वेरिएबल जो है एनएक्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो जितनी ज्यादा एक्सपोर्ट्स हो, जितनी इंपोर्ट्स कम हो, मतलब जितना ये पॉजिटिव में जाएगा उतना ही एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होगा, एग्रीगेट डिमांड का भी शिफ्ट टू द राइट साइड। और जितना नेट एक्सपोर्ट बैलेंस जो है वो डाउनवर्ड या नेगेटिव में जाएगा उतना ही एग्रीगेट डिमांड पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा, एग्रीगेट डिमांड का भी शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। ये फर्दर टू वेरिएबल से इफेक्ट हो सकता है। फर्स्ट वन है नेशनल इनकम अब्रोड, दूसरे कंट्रीज की इनकम में इजाफा हो जाए तो उससे हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो जाएगा। आपस में सारे कंट्री इंटरलिंक है। जैसे पाकिस्तान की 17% एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका को जाती हैं, तो अगर अमेरिकन नेशनल्स की इनकम में इजाफा होता है
अमेरिकन सिटीजन की इनकम में इजाफा होता है तो हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो जाएगा। हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होने से नेट एक्सपोर्ट बैलेंस पॉजिटिव में जाएगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट साइड। या आप इस तरह कह लें कि जैसे पाकिस्तानियों की इनकम में इजाफा होगा तो चाइना की एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा, क्योंकि चाइना की काफी एक्सपोर्ट्स जो है पाकिस्तान में आती हैं। तो अगर पाकिस्तानियों की इनकम में इजाफा होगा तो चाइना की एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। तो इस तरीके से ये पॉइंट है। नेशनल इनकम अब्रॉड, अगर दूसरे कंट्रीज की इनकम में इजाफा होता है तो हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा, जिससे ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट साइड। और इसी तरह एक्सचेंज रेट, अगर एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होता है, मतलब डॉलर के मुकाबले में रुपया सस्ता होता है, सो योर एक्सपोर्ट्स बिकम मोर चीपर फॉर फॉरेनर, तो हमारी एक्सपोर्ट सस्ती हो जाएंगी दूसरे कंट्री के मुकाबला में, क्योंकि रुपया सस्ता हुआ है तो दूसरे कंट्री के मुकाबला में हमारी चीजें सस्ती हो जाएंगी, तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। जबकि डॉलर महंगा हुआ है मतलब इंपोर्ट्स बिकम मोर एक्सपेंसिव, हम जो इंपोर्ट्स कर रहे हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएंगी, तो हम इंपोर्ट में कमी कर देंगे, जिससे नेट एक्सपोर्ट बैलेंस इंप्रूव होगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट साइड। मतलब करेंसी डेप्रिशिएट होने से नेट एक्सपोर्ट बैलेंस इंप्रूव होना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट साइड एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। यहां तक बेटा कोई क्वेश्चन है किसी का तो मुझसे पूछ सकते हैं। दीज आर द ओवरऑल डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, आपके सामने स्क्रीन पर मेंशन है। दिस इज द सोर्स ऑफ टुडेज लेक्चर। इंक्रीज है, जी बेटा बोल पूछें। राइट साइड पे अगर जाएगा तो इंक्रीज करेगा और लेफ्ट साइड पे जाएगा तो डिक्रीज है। जी एग्जैक्टली, राइट साइड या अपवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है कि इंक्रीज हुआ है, और लेफ्ट साइड और डाउनवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है डिक्रीज हुआ है। सही है सर। दिस इज द सोर्स ऑफ टुडेज लेक्चर। मैं आप लोगों के साथ आफ्टर लेक्चर जो है वो स्लाइड्स भी शेयर कर लेता हूँ। आप अपनी अटेंडेंस जो है वो गूगल क्लासरूम पे मार्क कर दीजिएगा सब लोग। और दूसरा ये कि मैं हैंड आउट्स आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो आप कल के लेक्चर में मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। सर एमसीक्यूज करने थे आज भी। हाँ जी, एमसीक्यू फिर नहीं किया आज। ओके ऑलराइट, मैं अभी एमसीक्यू निकाल लेता हूँ, अभी हम कर लेते हैं। मीटिंग का टाइम ओवर होने वाला है, मैं अभी दोबारा आपसे लिंक शेयर कर देता हूँ, तो हम सेकंड फेज में ज्वाइन कर लेते हैं।